नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है उसके बारे में देखा था। अब देखिए, जैसे हमने इसके पहले क्या पढ़ा था आपका भारतीय मुद्रा बाजार। अब भारतीय मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण और नियमन करता होता है वो कौन होता है? आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि आरबीआई की कब स्थापना हुई, उसके कार्य क्या होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या काम करता है भारतीय मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय बैंकों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, कैसे वो नियम का कानून बनाता है, किस नियम के तहत उनको शक्ति मिलती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं पिछले वीडियोज में। वैसे ही हमारा जो भारतीय पूंजी बाजार है उसका भी एक नियंत्रण करता होता है, एक नियमन करता होता है। उसके लिए भारतीय पूंजी बाजार के लिए पूरे नियम कानून बनाता है, ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और उसको ये सब किसी न किसी अधिनियम के तहत क्या मिलती है, कानून के तहत शक्तियां मिलती हैं सब करने की। तो जैसे भारतीय मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता आरबीआई होता है, वैसे ही भारतीय पूंजी बाजार का नियंत्रण करता, नियमन करता आपका सेबी होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? 1988 में स्थापित किया गया इसको, ठीक है। बाद में इसको वैधानिक दर्जा कब मिलता है? 1992 में। इसको वैधानिक दर्जा कब प्राप्त होता है? 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है। मतलब 1988 में जब ये स्थापित किया गया तब इसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्थापित कर दिया गया था, इसको किसी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। बाद में सरकार को लगा कानूनी मान्यता देना चाहिए तो उनने इसको क्या है, एक अधिनियम ला करके कानूनी मान्यता प्रदान की। तो और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय हो गया। गैर संवैधानिक क्यों? क्योंकि ये संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। इसको वैधानिक निकाय बोल सकते हो क्योंकि विधान से बना है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। और क्षेत्रीय कार्यालय इसके 3 जगह हैं, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में। चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो ये तो क्या हो गया, इसके बारे में सामान्य जानकारी हो गई, इसकी स्थापना आदि संबंध में। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। जैसे हमने आरबीआई में भी संरचना देखी हुई थी कि एक गवर्नर होता है, 5 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, वैसे ही इसका भी होता है। उसको देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। अब ये जो 5 सदस्य होते हैं अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जिसमें 2 सदस्य क्या होंगे? कानून एवं वित्त विशेषज्ञ होंगे, कानून और वित्त के जानकार। 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और 1 सदस्य आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। 5 सदस्य में से 2 सदस्य कौन हो गए? वित्त विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ हो गए। 2 सदस्य केंद्र सरकार की तरफ से आ गए और 1 सदस्य आपका आया आरबीआई की तरफ से, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है? संरचना होती है। अब इसके, जैसे हमने पढ़ा था आरबीआई के बहुत सारे कार्य होते हैं, वैसे ही इसके भी बहुत सारे कार्य होते हैं भारतीय पूंजी बाजार के संबंध में। पहला कार्य क्या होता है? पूंजी बाजार का विनियमन करना। मतलब पूंजी बाजार कैसे रेगुलेट होगा, पूंजी बाजार कैसे संचालित होगा, किन नियमों के तहत संचालित होगा, उनमें कब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बीएसई कैसे काम करेगा, एनएसई कैसे काम करेगा, सेंसेक्स को कैसे जारी किया जाएगा, इन सभी चीजों का नियंत्रण कौन करेगा? आपका सेबी करेगा, ठीक है। दूसरा, शेयर धारकों के हितों की रक्षा करना। जैसे आरबीआई ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है, वैसे ही सेबी शेयर धारकों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है, कि आपके शेयरों का एक तरीके से अनुचित प्रयोग ना होने पाए या अनुचित व्यापार व्यवहार ना होने पाए, वहां पर उस चीज को क्या करता है? वो रक्षित करता है। इसके अलावा पूंजी बाजार के दलाल स्ट्रीट आदि क्या करना? पंजीकरण करना। जैसे हमने देखा हुआ वहां पर कि जो बैंकर्स होते हैं या बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, वैसे ही सेबी में जो यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरीके से दलाल जो होते हैं या इससे शेयर मार्केट संबंधित जो कंपनियां होती हैं, म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनियां होती हैं, इन सब चीजों को कौन एक तरीके से नियंत्रित करता है? आपका सेबी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? शेयर मार्केट के संगठनों गतिविधियों को नियंत्रित करना। शेयर मार्केट संगठन से गतिविधि, जो भी गतिविधियां होती है इंटरनल मैनेजमेंट ने, उन सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। भेदिया कारोबार पर रोक लगाना। भेदिया कारोबार क्या होता है? ये हम समझ चुके हैं पहले, जब हमने क्या पढ़ा था, बैंकिंग शब्दावलियां पढ़ी थी, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग कि आप किसी संस्था में काम कर रहे होते हैं तो आपको संस्था की क्या है, सभी जानकारियां, गोपनीय जानकारियां पता होती हैं। तो अगर आप उन गोपनीय जानकारियों का प्रयोग करके कोई व्यापार व्यवहार करते हैं
शेयर मार्केट में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं तो ये भेदिया कारोबार कहलाता है। इसके अलावा निवेशकों को शिक्षित करना, निवेशकों को शिक्षित करने से आरबीआई का एक दायित्व क्या होता है, लोगों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करना, लोगों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करना। वैसे ही क्या होता है, इनका भी काम क्या होता है, निवेशकों को शिक्षित करना ताकि उनका पैसा डूबने ना पाए, उनको अनावश्यक नुकसान ना होने पाए। इसके अलावा लोगों को जागरूक करके पूंजी बाजार से जोड़ना। ठीक है, अब देखो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे पहले एक आरबीआई में एक समस्या देखी थी, अधिकांश लोग क्या थे, बैंकिंग सेक्टर से बाहर थे तो उनको जोड़ दिया गया, कैसे, जनधन योजना से। वैसे ही एक समस्या यहाँ पे भी विद्यमान है कि यहाँ पे तो अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है शेयर बाजार की, और जिनको एक जानकारी है 2-3% लोगों को टोटल पॉपुलेशन में से, उसमें से ही बहुत कम क्या होते हैं, इससे जुड़ते हैं। तो ये जो परसेंटेज की कमी है टोटल पॉपुलेशन में से, उसको क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ना है। तो ये क्या हो गए, इसके कार्य हो गए। अब देखते हैं इसके क्या कमियां होती हैं। ठीक है, कमियां क्या हैं इसमें विद्यमान, उनको देख लेते हैं। तो इसको संवैधानिक दर्जा नहीं होने से यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम नहीं कर पाती है। अब देखो इसको क्या है, वैधानिकता प्राप्त है, वैधानिक दर्जा प्राप्त है। विधान कौन बनाता है, संसद बनाती है। संसद जो विधान बना रही है, जिसके तहत ये काम कर रही है ये बॉडी, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं इसमें सरकार का क्या रहेगा, थोड़ा बहुत इंटरफेयर रहेगा। इसलिए इसको क्या दिया जाना चाहिए, इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब इसको संविधान में क्या कर दो, वर्णित कर दो, उसके आधार पे काम हो जाए। और दूसरा क्या कमी है कि सेबी के पास अर्धन्यायिक शक्तियों का ना होना, सेबी के पास अर्धन्यायिक शक्तियां नहीं है। अर्धन्यायिक शक्तियां क्या होती हैं कि थोड़ा बहुत ही जुडिशियल बॉडी के रूप में भी काम कर ले। अब जुडिशियल बॉडी के रूप में जब काम करेगी तो क्या होगा कि फाइन लगा दे, किसी को थोड़ी बहुत सजा वगैरह के लिए क्या कर दे, रिकमेंड कर दे, इस टाइप की शक्तियां। ठीक है, तो वो सब इसके पास नहीं है। अब इसमें आता है कि ये जो समस्याएं विद्यमान है, कमियां विद्यमान है, इसमें सुधार कैसे करें, उसके लिए क्या है सुझाव, वो देख लेते हैं। तो संवैधानिकता के साथ साथ अर्धन्यायिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। मतलब इसको संवैधानिकता भी दे दो और अर्धन्यायिक शक्तियां भी दे दो, यही दो तो कमियां थी। इसके अलावा मामलों के निपटारे हेतु समय सीमा तय की जानी चाहिए। टाइम पीरियड फिक्स हो कि 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, इतने में मामले का हम क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। ठीक है, और चिटफंड कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। चिटफंड कंपनियों द्वारा जो घोटाले किए जाते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, उन पर, उसके संबंध में इसको विशेष शक्तियां प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये क्या है आपका पूरा सेबी है। ठीक है, अब देखते हैं एक टॉपिक हमारा और रहेगा, वो है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस चीज को समझ लो। देखो शेयर मार्केट जो होता है, उस शेयर मार्केट में हम खुद चाहें तो अपना डीमैट अकाउंट खोल करके क्या कर सकते हैं, वहां पे शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। मतलब कि शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी क्रय विक्रय प्रक्रिया में भागीदार बन सकते हैं। पर चूंकि शेयर मार्केट क्या है, एक बहुत बड़ा अनिश्चितता का बाजार है। यहाँ आपका पैसा कब डूब जाए, कब उछाल मार ले, कुछ भरोसा नहीं होता। ठीक है, आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं, बाजार डूब गया, पैसा आपका डूब जाएगा। बहुत ज्यादा क्या होती है यहाँ पर, अनिश्चितता होती है। और इस अनिश्चितता से बचने के लिए जो एक बेसिक चीज की आवश्यकता होती है वो है कि आपको शेयर मार्केट के हर अप एंड डाउन की क्या हो, अच्छी समझ हो, पूरी जानकारी हो, तब आप उसमें क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा उसमें क्या करेंगे, निवेशित करेंगे। पर अधिकांश लोगों को इस संबंध में क्या होती, जानकारी नहीं होती है, उनको ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ लोग या एक संस्था या समूह है ना, वित्तीय संस्था टाइप से, वो सामने आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें शेयर मार्केट की क्या है, पूरी जानकारी है, हमें शेयर मार्केट की पूरी जानकारी है, उसके अप एंड डाउन की हम समझ रखते हैं। आपका जो जोखिम है, आपके लिए जो जोखिम, अगर आप खुद निवेशित करो, जोखिम बहुत ज्यादा है आपके लिए, तो क्योंकि आपको समझ नहीं उस चीज की, तो आपका जोखिम हम सबसे कम से कम करेंगे। ठीक है, और आपको अधिक से अधिक क्या करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे। तो ऐसी कंपनियां जो आती हैं और इस तरीके का वादा करती हैं और जनता का पैसा लेकर के निवेशित करती हैं, उनको अपना टोटल लाभ में से अपना कुछ अंश रख करके बाकी लाभ ग्राहक को दे देती हैं, तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे समझते हैं परिभाषा के रूप में कि अधिकांश निवेशकों में पूंजी बाजार की जटिलताओं की समझ नहीं होती। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अधिकांश जो निवेशक होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको पूंजी बाजार की बारीकियों की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आप अपनी निवेशित पूंजी से लाभ प्राप्त कर पाएंगे और नुकसान में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अधिकांश निवेशक को क्या जानकारी नहीं होती है, उनके पास समय, संसाधन और विशेषज्ञता तीनों की कमी होती है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होता है कि अब नई नई तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, संसाधन जुटाएं, विशेषज्ञता जुटाएं। ठीक है, जिस कारण वे क्या करें, अब जब ये सब तीनों नहीं होगा, ठीक है, जटिलताओं को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, शेयर बाजार में निवेश ही नहीं करते हैं, शेयर बाजार में निवेश ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह कंपनी, अब यहाँ पे जब शेयर बाजार में निवेश नहीं करोगे, आप लाभ को नहीं कमाओगे, तो यहाँ पे कुछ कंपनियां सामने आ रही हैं, वो कंपनी आपको क्या करेंगी, आपकी तरफ से निवेश करेंगी। ठीक है, आपका पैसा लेकर के। तो यह कंपनियां एक वित्तीय मध्यस्थ होती हैं। ये क्या होती हैं, बिचौलिया की तरह काम करती हैं, मीडिएटर की तरह काम करती हैं। ठीक है, ये छोटे निवेशकों की बचत को अनुभव तथा कुशलता के साथ संतुलित रूप से निवेशित करती हैं, जिसके कारण संपूर्ण रूप से जोखिम में कमी आती है तथा निवेश करने पर उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। समझ गए कि ये कंपनियां आपके पैसे को एक मध्यस्थ के रूप में शेयर बाजार में निवेश करेंगी, उससे जो भी लाभ प्राप्त होगा उसमें से अपना कुछ अंश रख करके बाकी आपको दे देंगे। इससे क्या हुआ, उनके पास ऐसा क्यों किया उनने, क्योंकि उनके पास विशेषज्ञता थी, उनके पास संसाधन थे, उनके पास समय था, उनके पास अनुभव था, उनके पास जोखिम कम करने के उपाय थे। ठीक है, अब ये कहाँ निवेश करते हैं, तो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ऋण मार्केट में निवेश करते हैं, और दोनों में भी निवेश कर सकते हैं। इनका विनियमन कौन करता है, तो सेबी द्वारा इनका क्या किया जाता है, विनियमन किया जाता है। जस्ट हमने ऊपर से जब सेबी पढ़ रहे थे तब देखे थे। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है आपका, वो है बीमा बाजार। अब देखो, बीमा वगैरह आपको सामान्य पता होगा। आप अपना खुद का बीमा होता है, जीवन बीमा, वाहन का बीमा होता है, तो ये सामान्य जानकारी तो आपके पास होगी। ठीक है, टेक्निकल जानकारी हम देख लेते हैं। तो यह एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष पर डाला जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या है, एक आर्थिक अवधारणा है। इस आर्थिक अवधारणा के तहत होता क्या है कि हम जिस चीज़ का बीमा करवाते हैं, हम उस किसी भी चीज़ का बीमा क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस चीज़ पर क्या है, कोई ना कोई जोखिम है। उस जोखिम को हमको क्या करना है, कम करना है। वो जोखिम कम कैसे होगा, तो उसके लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय क्या होंगे, तो आप क्या करिए, अपना बीमा करवाइए, प्रीमियम दे करके हर महीने उसका प्रीमियम भरिए, सालाना प्रीमियम भरिए, जो भी जैसा भी कॉन्सेप्ट है उसमें, और अपना जोखिम, आपके ऊपर जो जोखिम आ रहा था, उस जोखिम को प्रीमियम के द्वारा, बीमा के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी पर क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, हस्तांतरित कर दीजिए। ठीक है, अर्थात कोई भी घटक जो जोखिम कम करे उसे क्या कहते हैं, हम बीमा कहते हैं। ठीक है, समझ गए, ऐसा कोई भी घटक जो जोखिम कम करे वो क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। अब आता है इसमें कि ये कितने प्रकार का होता है। तो बीमा सामान्यतः सिर्फ दो प्रकार का होता है। वो क्या है आपका, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा आपको पता है कि दुर्घटना के जोखिम को वहन करता है। अगर आपकी कहीं दुर्घटना वगैरह में निधन वगैरह हो जाता है तो उसके संबंध में क्या करता है, उस चीज़ को क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, और दूसरा साधारण बीमा कि यह परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम को क्या करता है, वहन करता है। परिसंपत्ति मतलब आपकी जो संपत्ति हैं, आपके वाहन का बीमा हो गया, आपके घर का बीमा हो गया, इस टाइप की चीज़ों का। ठीक है, अब आता है कि इसका रेगुलेटर कौन होता है, इसको कौन नियंत्रित करता है, इसको कौन विनियमित करता है। इसको नियंत्रण विनियामक कौन होता है, इरडा होता है। ठीक है, कौन होता है, इरडा मतलब भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना किसके अनुशंसा पर हुई थी, जो इरडा है उसकी स्थापना वर्ष 2000 में, अप्रैल 2000 में मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर की गई थी। मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। जिसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। कार्य क्या करता है इसका, तो सीधी सी बात है, अगर ये बीमा क्षेत्र का विनियामक है, नियंत्रण करता है, तो उस क्षेत्र को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना,
बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि एक कंपनी थी सहारा। सहारा क्या देता था? सहारा इंडिया बीमा पॉलिसी इशू करती थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ? सहारा इंडिया कंपनी क्या हो गई? लगभग डिफॉल्टर हो गई, ठीक है। पर उस समय भी ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी थी, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इरडा और साथ ही साथ सेबी भी आ गई, क्योंकि सेबी का इन्वॉल्वमेंट भी बनता था वहाँ पर, ठीक है। दोनों ने क्या किया? सहारा इंडिया से पैसे वसूले और ग्राहकों को पैसे लौटाए धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ पे इनका दायित्व तो बनता है कि वो ग्राहकों के हितों की सदैव रक्षा करें। और बीमा उद्योग का विनियमन संबंधन तथा मुद्दों का समाधान करना। बीमा क्षेत्र से संबंधित जो भी मुद्दे आते हैं उन सब के लिए जो सोल रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो कौन होगी? आपकी IRDA होगी, ठीक है, इरडा। अब आता है कि यहाँ पे सबसे पुरानी एक तरीके से कंपनियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, आपका बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई निजी कंपनियों की अगर बात करें तो आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, ठीक है। आपको सैकड़ों कंपनियां मिल जाएंगी निजी क्षेत्र में। शासकीय क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको LIC मिलेगी, जो क्या करती है? जीवन बीमा देती है। कौन सा? जीवन बीमा। 1956 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके अलावा GIC मिलेगी, जो कि साधारण बीमा देती है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC 1972 में स्थापित, जो कि साधारण बीमा देती है परिसंपत्तियों के लिए। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्थापित है। लाइफ मतलब सीधी बात है जीवन बीमा, ठीक है, जीवन बीमा देती है वो। इसके अलावा देश की सबसे जो पुरानी कंपनी है जीवन बीमा संबंधित आपके बीमा संबंधित, वो कौन सी है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कौन सी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 19वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी अंग्रेजों के ज़माने में, जिसको बाद में क्या कर दिया गया? GIC में मर्जर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पूरा क्या था? आपका बीमा सेक्टर के बारे में जानकारियाँ थी। अगले लेक्चर से कल से हम आपके सिलेबस में जो मेंशन्ड एक टॉपिक है राजकोषीय नीति, उसको चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।